सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल श्री गंगानगर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं निर्मल सिंह, कई दिनों से हम आपस में जुड़े हुए हैं और हमने भारतीय इतिहास में या हम कहें प्राचीन भारत के इतिहास में एक टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश का अध्ययन करते हुए हमने उनकी सामान्य स्थिति से लेकर के कुमार गुप्त तक जो है वो अध्ययन कर लिया है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुमार गुप्त के काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही थी वो थी नालंदा विश्वविद्यालय की। फिर हमने उनकी उपाधि देखी शक्रादित्य के नाम से। कुमार गुप्त का काल भी अच्छे राजाओं की श्रेणी में आता है, लेकिन 455 में कुमार गुप्त की मौत हो गई और उसके बाद गुप्त वंश के जो अगले शासक बने थे उन्हीं का नाम है स्कंदगुप्त। तो आज हम अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए राजा का अध्ययन कर रहे हैं जिनका नाम हमें स्कंदगुप्त दिखाई देता है, या हम कहें कि स्कंदगुप्त हमें उनका नाम जो है वो मिलता है। तो शुरू करते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त स्कंद गुप्त की अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त का जो हमें काल मिलता है या हम कहें हमें जो समय मिलता है वो हमें 455 ईस्वी से लेकर के और 467 ईस्वी तक मिलता है। 455 से 467 तक जो अब हमारे सामने राजा हैं उन्हीं का नाम हमें मिलता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की भी हम बात करें तो स्कंदगुप्त की भी हमें एक उपाधि मिलती है और इन्हें कहा गया था कर्मादित्य। कभी पूछा जाए कि कर्मादित्य की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी, जैसे हम पढ़ के आए थे विक्रमादित्य, जैसे हम पढ़ के आए थे श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, उसी प्रकार अब हमारे सामने स्कंदगुप्त की जो उपाधि दिखाई देती है उसका नाम हमें मिलता है कर्मादित्य। स्कंदगुप्त भी एक अच्छे राजा थे, लेकिन जैसे ही ये सिंहासन पे बैठे वैसे ही अगर हम बात करें 455 में 455 ईस्वी को भारत के ऊपर आक्रमण किया गया और 455 ईस्वी को भारत पे जो आक्रमण हो रहा था वो जिस जाति ने किया था उसका नाम हमें मिलता है हूण। हूण जाति। हूण जो है ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया की एक खाना बदोश जाति थी हूण। और हूणों का अगर हमसे क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि हूण कहाँ के रहने वाले थे तो हम कह सकते हैं कि हूण जो है वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़। और जूनागढ़ में जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था जिसको हम जूनागढ़ का अभिलेख कहते हैं, इसमें स्पष्ट प्रमाण दिया गया था कि 455 ईस्वी को जब स्कंदगुप्त शासन कर रहे थे तो भारत पे आक्रमण हो रहा था और भारत पे आक्रमण जिसने किया था वो कौन थे? तो हूण थे। लेकिन इसी अभिलेख के अंदर, इसी जूनागढ़ के अभिलेख के अंदर हूणों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और इनको लिखा गया है मल्लिच। यानी कि हूण जाति के लिए जूनागढ़ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें मल्लिच कहा गया है। और ये मल्लिच जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है तो वो जाति है हूण। हूणों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। हूण एक बहुत शक्तिशाली जो है जाति थी जिसने समय समय पे भारत के ऊपर आक्रमण किया था। इस आक्रमण की जानकारी हमें एक साक्ष्य से और भी मिलती है और वो हमें मिलता है चंद्रगौमिन। चंद्रगौमिन चंद्रगौमिन की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगौमिन का एक व्याकरण ग्रंथ मिलता है
इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था व्याकरण ग्रंथ। और इस व्याकरण ग्रंथ में जो है ये लिखते हैं कि जट जाति ने एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि भारत की जट जाति ने जो है पराजित कर दिया था। और इन्होंने जो है जिस जाति को पराजित किया था वो जाति कौन सी है, तो वो कौन सी है, हूण है। इस बात से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि हम कहें कि चंद्रगोमिन अपने व्याकरण ग्रंथ में गुप्त वंश के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और वो शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया था वो शब्द हमें मिलता है जट। जट को जब हम आगे देखते हैं तो जट का अर्थ हमें मिलता है जाट, यानी कि एक नया विवाद शुरू हो गया, या हम कहें एक नया मत निकल के सामने आ गया था कि चंद्रगोमिन जो है वो गुप्तों को जट कहते हैं, और जट वास्तव में कौन होते हैं, जाट होते हैं। इस बात का प्रमाण हमें मिलता है कि जाटों ने, यानी कि स्कंदगुप्त ने जो है 455 ईस्वी को 455 ईस्वी को जो है पराजित कर दिया था, और पराजित कर दिया था जिसको, वो कौन सी जाति है, तो वो हूण जाति है। ये बात जो है हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम और देखें, जब हूणों ने आक्रमण किया था तो गुप्त वंश की आर्थिक दशा, यानी कि इतना भयानक आक्रमण था कि गुप्त वंश की जो आर्थिक दशा थी ये जो है खराब हो गई थी, यानी कि ये खराब हो गई थी, यानी कि हम कहें कि बिगड़ चुकी थी। गुप्तों की आर्थिक दशा जो है वो बिगड़ चुकी थी। किस आक्रमण से, तो वो भी कौन सा आक्रमण है, हूणों का आक्रमण। वैसे 455 में 2 आक्रमण हुए थे। 455 में ही जब कुमारगुप्त शासन कर रहे थे तब आक्रमण किया था पुष्यमित्र जाति ने, और पुष्यमित्र जाति को भी पराजित कर रहे थे 455 में स्कंदगुप्त। और 455 में ही उन्होंने सिंहासन पे बैठते ही जो है पराजित किया था हूणों को। 2 जो है घातक आक्रमण हुए थे गुप्त वंश के ऊपर, जिससे आर्थिक दशा जो है वो क्या हो गई थी, खराब हो चुकी थी। तो जब आर्थिक दशा खराब हो गई, इसी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सिक्कों में मिलावट का काम किया गया था कि जो हमें सिक्के मिलते हैं, इन सिक्कों में जो है हमें मिलावट का काम मिलता है। तो कभी पूछ लिया जाएगा, और पूछा भी गया है 1-2 परीक्षाओं में, कि किस गुप्त राजा के काल में सिक्कों में मिलावट करनी शुरू कर दी गई थी, तो हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त के काल में सिक्कों में मिलावट होनी जो है वो शुरू हो गई थी। जब मिलावट होने लगी तो इन सिक्कों का वजन बढ़ गया था, इन सिक्कों का वजन जो है वो बढ़ गया था, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्के जो है वो भारी हो गए थे। सिक्के भारी हो गए थे और ये लगभग 146 गेन तक चले गए थे। 146 गेन का सिक्का जो है वो हमें प्राप्त होता है, या हम कहें कि सबसे भारी सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं वो किस राजा के काल में प्राप्त होते हैं, तो वो भी राजा जो थे वो स्कंदगुप्त थे। सिक्कों में मिलावट का काम शुरू हो गया, सिक्के वजन में बढ़ चुके थे, भारी सिक्के हो चुके थे। ये जो है वो हमें जो है स्थिति मिलती है, लेकिन आर्थिक दशा को सुधार दिया था। इस आर्थिक दशा का जो है वो सुधार कर दिया गया था, सुधार कर दिया गया था। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है हमें याद होना चाहिए कि गुप्त वंश का द्वितीय संस्थापक, कभी पूछा जाएगा, गुप्त वंश का जो द्वितीय संस्थापक था, द्वितीय संस्थापक जो था, उसकी अगर हम बात करते हैं वो कौन थे, तो उसका नाम भी हमें जो प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है स्कंदगुप्त। देखिए 3 पर्सन निकलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन गुप्त वंश का द्वितीय संस्थापक जिसने पुनः संस्थापना कर दी गुप्तों की, तो वो अगर हमसे पूछ लिया जाए वो कौन है, तो उसका नाम हमें जो है वो क्या मिलता है, तो उनका नाम हमारे सामने उभर के आता है और उसी को कहा जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की अगर हम और बात करें, स्कंदगुप्त भागवत धर्म में ही आस्था रखते थे,
यानी कि कभी पूछ लिया जाए कि इन्होंने भी कौन सी धर्म में आस्था रखी थी, तो इनकी आस्था भी हमें जो है वो भागवत धर्म में दिखाई देती है। और भागवत धर्म में आस्था होने के कारण इनको भी परम भागवत लिखा गया है। इनको भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह जो है परम भागवत जो है वो लिखा गया है, और परम भागवत की उपाधि जो है वो धारण कर रखी थी, और वो उपाधि भी हमें जो दिखाई देती है वो हमें स्कंदगुप्त की उपाधि जो है वो दिखाई देती है। स्कंदगुप्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब स्कंदगुप्त का शासन चल रहा था तो हमें एक झील मिलती है। दो नदियां हमें याद होनी चाहिए। दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम हमें मिलता है सिकता। कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम हो जाएगा सिकता नदी। और दूसरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम हमें मिलता है पलासनी। यानी कि दो नदियां हैं गिरनार में। गिरनार कहाँ है? तो गुजरात में। यानी कि एक नदी का नाम है सिकता नदी और दूसरी नदी का नाम हमें मिलता है पलासनी नदी। ये दोनों नदियां अपना जल डालती हैं, और ये अपना जल जिस झील में डालती हैं उसी झील का नाम हमें मिलता है सुदर्शन झील। यानी कि सुदर्शन जो है वो झील हमें जो है वो दिखाई देती है। सुदर्शन झील जो है वो हमें यहाँ पे दिखती हैं। और सुदर्शन झील अगर हमसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो सौराष्ट्र में। कभी पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील कहाँ पे स्थापित है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र अगर हमसे पूछा जाए कहाँ है, तो गुजरात में है। सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण कभी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। बाद में अशोक के एक गवर्नर हुए थे जिसका नाम था तुशाशक। उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। शक वंश के एक राजा हुए थे जिसका नाम हमें मिलता है रुद्रदामन। उनके एक गवर्नर हुए थे जिसका नाम था सुविख्यात। उन्होंने भी इसकी जो है हम कहें तो मरम्मत करवाई थी। लेकिन गुप्तों के राजा स्कंदगुप्त के काल तक आते आते ये झील कई जगह से जर्जर हो गई थी। ये झील कई जगह से जर्जर हो गई थी, तो इस झील की जो है मरम्मत करवाई गई। यानी कि हम कहें इस टूटी हुई झील की जो है वो मरम्मत करवाई गई थी। और इस टूटी हुई झील की जो मरम्मत करवा रहे थे वो गुप्त वंश के शासक थे, और उनका नाम हमें मिलता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की जो है मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू किया था। लेकिन जब यहाँ पे मरम्मत हो रही थी, इस वक्त सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे? कभी हमसे पूछ लिया जाएगा कि जब झील की मरम्मत कार्य करवाई जा रहे थे तब यहाँ पे गवर्नर कौन थे? तो उस बंदे का नाम, या हम कहें उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है चक्रपालित। चक्रपालित चक्रपाली जो है वो इस वक्त यहाँ के गवर्नर थे, जिन्होंने स्कंदगुप्त के काल में इस टूटी हुई झील की जो है वो मरम्मत करवाई थी, और इसके किनारे एक विष्णु मंदिर स्थापित किया गया था। जब मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया था तो इस झील के किनारे जो है एक विष्णु मंदिर जो है हम कहें स्थापित कर दिया गया था। और इस विष्णु मंदिर को भी जो स्थापित करवा रहे थे वो भी कौन थे? तो उनका नाम भी हमें जो मिलता है वो हमें चक्रपालित मिलता है। और चक्रपालित सौराष्ट्र के गवर्नर थे। लेकिन इस सारे काम को जो करवाने का बीड़ा उठा रखा था वो किस शासक के पास था? तो उनका नाम हमें जो है स्कंदगुप्त मिलता है। लेकिन स्कंदगुप्त की और बात करें, हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया था। शासक बाद में रहे थे, लेकिन वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे कि जो पहले जिन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया था, धीरे धीरे जो है वो पतन का काम जो है वो शुरू हो गया था। तो कभी अगर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस गुप्त राजा के बाद गुप्त वंश का पतन कार्य जो है वो शुरू हो गया था, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्कंदगुप्त के बाद जो है वो पतन कार्य जो है वो शुरू हो गया था। और पतन शुरू हो गया था जिस वंश का, वो कौन सा काल है? तो उसी का नाम हमें मिलता है गुप्त काल। थोड़ी सी चर्चा फिर करते हैं। स्कंदगुप्त की उपाधि,
एक एक चीज को ध्यान से देखिए, आपको कहीं न कहीं परीक्षाओं में ये प्रसंग दिखाई देंगे। स्कंदगुप्त की उपाधि हमें मिलती है कर्मादित्य की उपाधि। इन्हीं को कर्मादित्य परम भागवत भी लिखा जाता है। 455 में इनका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 455 में ये जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है सिंहासन पे बैठ गए थे। 455 में जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ था, वैसे ही भारत पे आक्रमण कर रही थी एक जाति जो मध्य एशिया में निवास करती थी, और उसी का नाम है हूण जाति। हूणों के आक्रमण की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, और जूनागढ़ में हूणों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द इस्तेमाल किया गया है मलिच्छ। मलिच्छ का मतलब होता है वो लोग जिनकी अपनी कोई संस्कृति, अपना कल्चर नहीं होता है, उनके लिए जो है मलिच्छ शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इन्होंने आक्रमण किया। हूणों को आक्रमण और उनके पराजित होने की जानकारी यहां है, लेकिन हम कहते हैं कि बंगाल के एक कवि थे, बंगाल के रहने वाले थे चंद्रगौमी, और बंगाल के चंद्रगौमी ने अपने व्याकरण ग्रंथ में स्कंदगुप्त के लिए गुप्त शब्द का प्रयोग न करके वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया जिसका नाम है जट। यानी कि जट को जब हम समानीकरण में देखते हैं तो जट का अर्थ निकलता है जाट। इसका मतलब जो स्कंदगुप्त थे या गुप्त वंश के जो राजा थे उनको चंद्रगौमिन जाट मानते हैं। इन्होंने कहा कि जाटों ने जो है भारत के अंदर हूणों का नाश कर दिया था, हूणों को जो है वो पराजित कर दिया था। लेकिन हूण आक्रमण इतना भयानक था कि गुप्त वंश की आर्थिक दशा बिगड़ चुकी थी। इस आर्थिक दशा को सुधारने का काम कर रहे थे स्कंदगुप्त, और इस आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उन्होंने सिक्कों में मिलावट का कार्य शुरू करवा दिया। जब सिक्कों में मिलावट का कार्य शुरू हुआ तो उन सिक्कों का वजन भी बढ़ने लगा, सिक्के भारी होने लगे। तो सबसे भारी सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमें स्कंदगुप्त के काल में मिलते हैं, और इन सिक्कों का वजन लगभग 146 गेन तक चला गया था। 146 गेन के सिक्के जो है वो हो चुके थे। स्कंदगुप्त का समय आगे बढ़ता जा रहा था। स्कंदगुप्त के काल में दो नदियों से पानी निकलता है, सिकता नदी और पलासनी नदी, और ये पानी मिलता है जिस झील को, उसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन सौराष्ट्र गुजरात में है। ये झील खंडित हो चुकी थी, ये झील टूट चुकी थी, तो इस झील की मरम्मत का कार्य करवाया गया स्कंदगुप्त के द्वारा, और इस झील की मरम्मत का कार्य जिस गवर्नर को सौंपा गया था उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है चक्रपालित। चक्रपालित ने इस झील की मरम्मत को पूर्ण किया, और यहां पे एक विष्णु मंदिर जो है वो यहां पे हम कहें तो स्थापित कर दिया था। विष्णु मंदिर जो है वो यहां पे स्थापित कर दिया गया। स्कंदगुप्त को हम नोट में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एक जैसे से प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जब गुप्तों की लक्ष्मी विचलित हो गई थी तो उस विचलित लक्ष्मी को पुनः संरक्षण प्रदान कर रहे थे, उनको पुनः आश्रय दे रहे थे, और वो आश्रय दिया था स्कंदगुप्त को। ये लगभग अंतिम हम कहें ऐसे शासक थे जिनके बाद गुप्त वंश का जो है वो पतन धीरे धीरे जो है वो शुरू हो गया था। नाम मात्र के राजा जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक स्क्रीनशॉट जो आप लेना चाहें तो इसका जो है वो ले सकते हैं। स्कंदगुप्त के बाद में हमें ज्यादा बड़े शासक दिखाई नहीं देते हैं। शासक हुए, लेकिन वो इतने बड़े शासक नहीं थे कि गुप्तों के शासन को व्यवस्थित तौर पे स्थापित कर पाते। इन्हीं शासकों में हमें जो कुछ नाम मात्र के शासक दिखाई देते हैं उसमें हमें एक नाम मिलता है पुरुगुप्त।
पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद में अगर हम देखते हैं तो पुरुगुप्त के बाद में यहाँ पे हमें दूसरे शासक दिखाई देते हैं जिसका नाम हमें मिलता है कुमार गुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त द्वितीय के बाद में हमें जो अगला शासक दिखाई देता है उसी का नाम हमें मिलता है बुद्धगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद में जो अगला शासक हमें दिखाई देता है वो अगर हम कहें कि कौन है तो उसका नाम हमें मिलता है बुद्धगुप्त। यानी कि स्कंदगुप्त के बाद के शासकों की श्रेणी में हम देखते हैं उनके बाद पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद में कुमार गुप्त द्वितीय, उनके बाद में हमें दिखाई देता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बारे में हमें जो है एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए। दामोदर ताम्रपत्र में, दामोदर ताम्रपत्र में इसी बुद्धगुप्त को परम भट्टारक महाराजधिराज लिखा गया है। दामोदर ताम्रपत्र में परम भट्टारक महाराजधिराज की जो संज्ञा दी गई है वो किस शासक को प्रदान की गई है तो वो शासक कौन थे? बुद्धगुप्त थे। फिर जब हम ह्वेनसांग को देखते हैं, हेनसांग का हमें एक ग्रंथ दिखाई देता है जिसका नाम हमें दिखता है सी यू की ग्रंथ की जो है वो रचना की गई थी और सी यू की ग्रंथ को जो चीनी यात्री लिख रहे थे उनका नाम था हेनसांग। और हेनसांग लिखते हैं कि जो नालंदा विद्यालय था, जो हमें नालंदा विद्यालय दिखाई देता है, जो नालंदा विद्यालय गुप्त वंश में स्थापित हो चुका था, इस नालंदा विद्यालय को भारी मात्रा में दान दिया गया था। भारी मात्रा में जो है वो दान दिया गया था और ये जो दान देने का कार्य भी गुप्तों के जिस शासक ने किया था वो कौन है तो वो बुद्धगुप्त है। बस दो बातें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी बुद्धगुप्त के बारे में। अगर प्रश्न को डिफिकल्ट किया गया किसी बड़ी परीक्षा में या कहीं भी हमसे पूछा जाए कि दामोदर ताम्रपत्र में परम भट्टारक महाराजधिराज किसको लिखा गया है तो वो कौन है? बुद्धगुप्त है। कुछ साक्ष्य ये भी कहते हैं कि बुद्धगुप्त अब धीरे धीरे जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे थे। फिर हेनसांग सी.यू.की में लिख देते हैं कि नालंदा विद्यालय को बड़ी मात्रा में जो है दान दिया गया था और ये दान देने का कार्य भी जो कर रहे थे वो कौन थे तो उनका नाम भी हमें जो दिखाई देता है वो हमें जो है बुद्धगुप्त नाम दिखाई देता है। ये तीन शासक जो नामात्र के शासक थे। इसके बाद में जो है हम आगे देखें तो अब गुप्त जो शासक थे इनके साम्राज्य का विभाजन शुरू हो गया था। इनके साम्राज्य का जो है वो विभाजन जो है वो शुरू हो गया था। तो हम उनकी अब चर्चा करते हैं कि जब विभाजन शुरू हो गया था गुप्त वंश का या हम कहें कि गुप्त साम्राज्य का, तो उस वक्त वहां पे कौन कौन से शासक और कहां कहां से जो है वो शासन कर रहे थे। एक नाम हमें मिलेगा नरसिंह बालादित्य। नरसिंह बालादित्य की अगर हम बात करते हैं तो नरसिंह बालादित्य ने जहां से शासन किया था वो था मगध क्षेत्र। मगध से जो सत्ता को चला रहे थे वो कौन थे तो उनका नाम है नरसिंह बालादित्य। बौद्ध धर्म में आस्था थी इनकी। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा बंदा हमें जो दिखाई देता है उसी का नाम हमें मिलता है भानुगुप्त। भानुगुप्त। और भानुगुप्त ने कहां से शासन किया था तो इनका क्षेत्र हमें दिखाई देता है मालवा। यानी कि ये अब मालवा के कुछ क्षेत्र के ऊपर अधिकार करके यहां से शासन कर रहे थे। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमें दिखाई देता है वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त।
और वैन्यगुप्त ने कहां से शासन किया था, तो इनका क्षेत्र जो है वो हमें दिखाई देता है बंगाल। यानी कि सत्ता का विभाजन हो गया, छोटे छोटे राज्यों के ऊपर अलग अलग शासक जो है वो काम कर रहे थे। हम ध्यान से देख रहे हैं कि मगध में जहां पाटलिपुत्र था, वो क्षेत्र किसके अधिकार में था, तो वो था नरसिंह बालादित्य के अधिकार में। भानुगुप्त ने कहां से शासन करना शुरू किया था, तो वो हमें मिलता है मालवा, एमपी का क्षेत्र है। वैन्यगुप्त कहां से शासन कर रहे थे, तो वो फिर हमें अगला क्षेत्र दिखाई देता है, और वो क्षेत्र हमें दिखाई देता है बंगाल। यहां से जो है ये शासन कर रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं नरसिंह बालादित्य की। नरसिंह बालादित्य के बारे में हमें एक तो पता होना चाहिए कि इनकी आस्था जो है वो बौद्ध धर्म में थी। बौद्ध धर्म में इनका जो है वो विश्वास था। बौद्ध धर्म में इनकी आस्था हमें जो है वो दिखाई देती है। लेकिन एक ग्रंथ हमें मिलता है जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये ग्रंथ हमें सूचना देता है कि जब नरसिंह बालादित्य यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो अब भी भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और अब भी जो आक्रमण किया था वो आक्रमण जो जाति कर रही थी, वो आक्रमण करने वाली जाति भी कौन सी थी, तो हूण थी। हूणों ने यहाँ पे आक्रमण किया। लेकिन जब वो हमसे पूछेगा कि नरसिंह बालादित्य के ऊपर जब आक्रमण किया गया था, उस वक्त हूण जाति के शासक कौन थे, या जो मुख्य सेनापति के तौर पे काम कर रहे थे वो कौन थे, तो उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है मिहिर कुल। मिहिर कुल तोरमान के पुत्र थे। मिहिर कुल ने जो है यहां से आक्रमण किया, और इसने जब आक्रमण किया तो मगध के क्षेत्र पे जो शासक शासन कर रहा था उसी का नाम हमें मिलता है नरसिंह बालादित्य। और आर्य मंजूश्री मूल कल्प में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि इस नरसिंह बालादित्य ने इस मिहिर कुल को बंदी बना लिया था। इस मिहिर कुल को जो है वो बंदी बना लिया गया था, और बंदी बना करके मिहिर कुल को जब जेल में डाल दिया गया, तो उसके बाद नरसिंह बालादित्य की माता, जिसको हम राजमाता कह सकते हैं, जो राजमाता थी, इन्हीं के कहने पर जो है मिहिर कुल को बंधन मुक्त कर दिया गया था। जो बांध दिया गया था, जो है बंधन मुक्त किसके कहने पे किया गया था, तो हम कहें कि नरसिंह बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर मिहिर कुल को जो है वो बंधन मुक्त कर दिया था। और ये सारे प्रमाण हमें जहां से दिखाई देते हैं वो कौन सा ग्रंथ है, तो उसी का नाम हमें मिलता है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। नरसिंह बालादित्य से बस यही प्रश्न निकल सकता है। मगध के क्षेत्र पे अधिकार की हम कहें कि शासन कर रहे थे। बौद्ध धर्म में इनकी आस्था थी। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार हूणों के जिस शासक ने आक्रमण किया था उसका नाम था मिहिर कुल। मिहिर कुल को नरसिंह बालादित्य के द्वारा बंदी बनाया गया, लेकिन अपनी राजमाता के कहने पर जो है बंधन मुक्त कर दिया गया था। ये सारे प्रमाण हमें जो है वो प्राप्त होते हैं, और वो प्रमाण हमें मिलते हैं नरसिंह बालादित्य से। दूसरे शासक भानुगुप्त, और भानुगुप्त का क्षेत्र जो हमें दिखाई देता है वो क्षेत्र हमें देता है मालवा। भानुगुप्त के बारे में अगर हम बात करें तो यहां भी हूणों ने आक्रमण कर दिया था, और मालवा का कुछ क्षेत्र, मालवा का अगर हम कहें कुछ क्षेत्र जो है वो अधिकार में था, और वो जिनके अधिकार में था वो कौन थे, तो वो हूण थे। कहते हैं कि युद्ध लड़ा भानुगुप्त और इन हूणों के बीच में भी जो है एक युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, या इसी को वार ऑफ लिबरेशन कहा जाता है। वार ऑफ लिबरेशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। कभी पूछा जाएगा वार ऑफ लिबरेशन गुप्त काल में कौन से शासक लड़ रहे थे,
तो वार ऑफ लिबरेशन या हम कहें स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। और ये कौन लड़ रहे थे? तो उसी का नाम है भानुगुप्त। और भानुगुप्त जिस जाति के विरुद्ध लड़ रहे थे वो जाति कौन सी है? हूण है। हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए भानुगुप्त के एक सेनापति थे। भानुगुप्त का एक हमें सेनापति मिलता है और उसी का नाम हमें मिलता है गोपराज। गोपराज। और गोपराज जो है वो हूणों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को जो है हम कहें कि प्राप्त हो चुके थे। और वीर गति को प्राप्त हो चुके थे गोपराज। गोपराज जब यहां पे मारे गए तो गोपराज की पत्नी, इनकी जो पत्नी थी वो इनके पीछे सती हो गई थी। यानी कि अगर हम कहें तो इस टाइम भी जो है सती प्रथा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। गोपराज की पत्नी सती हो गई थी, इसका प्रमाण हमें लिखित तौर पे दिखाई देता है। और वो प्रमाण लिखित तौर पे हमें कहां से मिलता है? तो उसी का नाम है एरन का अभिलेख। एरन का अभिलेख जिसकी रचना भानुगुप्त के काल में 510 ईस्वी को की गई थी। 510 ईस्वी को इसकी जो है हम कहें कि रचना की गई थी। और इसी में हमें प्रमाण मिलता है किस बात का? तो वो प्रमाण मिलता है हमें सती प्रथा का, कि गुप्तों के काल में भी जो है वो सती प्रथा थी। और जो सती हो रही थी महिला, वो किसकी पत्नी थी? तो उसी का नाम हमें मिलता है गोपराज। इसी एरन के अभिलेख में भानुगुप्त के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, जगती परवीरो। जगती पर वीरो, ये शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो कभी पूछेगा कि जगती परवीरो शब्द जो है वो गुप्तों के किस राजा के लिए प्रयोग में लाया गया था? तो वो भी अगर कोई शासक थे तो वो कौन थे? भानुगुप्त थे। और हम कह सकते हैं जगती परवीरों का मतलब होता है एक शक्तिशाली राजा, एक महान राजा। और ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया था ये भानुगुप्त के लिए किया गया था। फिर हम देखें मालवा में कौन है भानुगुप्त। मालवा के कुछ भागों पे अधिकार था किसका? हूणों का। हूणों को यहां से बाहर निकालने के लिए भानुगुप्त एक युद्ध लड़ रहे थे जिसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, वार ऑफ लिबरेशन। यहां इसी स्वतंत्रता संग्राम में भानुगुप्त के सेनापति थे जिसका नाम हमें मिलता है गोपराज। और गोपराज जो है वो हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए यहां पे मारे गए। जब यहां पे मारे गए तो उनकी पत्नी जो है वो गोपराज के पीछे जो है सती हो गई थी। यानी कि सती प्रथा गुप्त काल में विद्यमान थी। इस बात का लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था एरन के अभिलेख में। और एरन का अभिलेख लिखा गया भानुगुप्त के काल में। और ये रचना कब की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी 510 ईस्वी को। 510 ईस्वी को एरन अभिलेख लिखा गया। इसी में भानुगुप्त के लिए एक उपाधि प्रयोग में लाई गई। और भानुगुप्त को यहां पे लिखा गया जगती परवीरो, संसार का महान राजा। ये जो है इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। इसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए इसी परंपरा में हमने देख लिया नरसिंह बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, ये अलग अलग क्षेत्रों में हो चुके थे। एक राजा का नाम हमें मिलता है कुमार गुप्त तृतीय। कुमार गुप्त तृतीय। कुमार गुप्त तृतीय के बारे में हमें बस एक बात याद होनी चाहिए कि ये गुप्त वंश के अंतिम महान राजा थे। गुप्त वंश के अंतिम महान शासक कौन हुए थे? तो गुप्त वंश के अंतिम महान शासक या हम कहें अंतिम महान राजा जो थे वो कौन थे? तो उसका नाम था कुमार गुप्त तृतीय। हमने कहा कि सारे ही राजा महान थे, लेकिन अब प्रश्न की भाषा बदल गई, पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया गया। अब उसने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गुप्त वंश का अंतिम महान राजा कौन था। तो गुप्त वंश के अंतिम महान राजा अगर हमसे पूछे जाते हैं, चाहे वहां पे समुद्रगुप्त हो नाम दिया गया,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया गया हो या हमें स्कंदगुप्त दिया गया हो, और ऑप्शन में अगर हमें कुमारगुप्त तृतीय दिखाई देता है तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कुमारगुप्त तृतीय। लेकिन गुप्त वंश के जो अंतिम राजा थे, गुप्त वंश के जो यहाँ पे अंतिम राजा थे, उसी का नाम हमें मिलता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त जो है वो हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश के जो है वो अंतिम शासक थे। ये जो है अंतिम शासक थे, और इसके बाद जो है गुप्तों का पूर्ण रूप से भारत में साम्राज्य जो है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन विष्णुगुप्त को भी एक उपाधि थी, और इन्हीं की उपाधि हमें मिलती है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य ये जो है हम कहें कि उपाधि जो है वो दी गई थी, और ये उपाधि किसके पास थी, तो ये उपाधि जो है वो विष्णुगुप्त की उपाधि थी, जो गुप्त वंश के अंतिम महान राजा थे। हमने गुप्तों की चर्चा की। गुप्तों की चर्चा करते हुए हमने क्रम में जितने शासक थे, श्रीगुप्त से लेकर के हमने लास्ट अंतिम शासक विष्णुगुप्त तक जो है गुप्त वंश का हमने अध्ययन किया। प्रश्न कैसे भी आए, गुप्त वंश का पहला राजा कौन, श्रीगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन, तो फिर वो रहेगा विष्णुगुप्त। मैंने पूर्ण रूप से आपको वो विषय सामग्री यहां पे देने का प्रयास किया है जो गुप्त वंश से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो रीट है, चाहे वो पटवार है, या कोई अन्य परीक्षा है, तो वो प्रश्न आपको यहां से दिखाई देंगे। गुप्त वंश को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया। अब जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो एक बार इसको जो है देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमने जो 6 वीडियो पढ़े गुप्त वंश से संबंधित, वो आपको अच्छे लगे होंगे। इंडियन एकेडमी की तरफ से हम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि जो भी विद्यार्थी किसी भी चीज की अगर तैयारी कर रहा है तो उसको एक सिलेक्टेड जो टॉपिक हैं या सिलेक्टेड जो मैटर है वो पूर्ण रूप से जो है वो बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान इंडियन एकेडमी पूर्ण रूप से बच्चों के साथ खड़ी है। मेरे साथ मेरे अन्य जो साथीगण हैं, जो अन्य लेक्चरर हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट का जो है वो आपको समय समय पे जो है वो अध्ययन करवा रहे हैं। हम आगे भी इसी क्रम को जारी रखेंगे। हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। गुप्त वंश के बाद में हम अगला चरण जो इससे अगला जो है पोर्शन रहेगा वो पढ़ेंगे। आपको कहीं भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप इत्मीनान से ध्यान से पढ़ते जाइए। परीक्षा में सफल होने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सफलता का जो मार्ग है वो किताबों से ही जाता है, इसका कोई अन्य मार्ग नहीं होता है। तो हम भी आपके साथ में आपकी सफलता में कदम दर कदम साथ चल रहे हैं ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। आज हमारी इस वीडियो में गुप्त वंश को मैं यहीं विराम देता हूं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द ही हम आपके सामने ले आएंगे। हम आपके सहयोग की, आपके सुझावों की
भी इच्छा रखते हैं, आप समय समय पे जो अपने सुझाव हमें देते हैं, हम उनको मद्देनजर रखते हुए हम सुधार करने की तरफ जो है वो प्रयासरत रहते हैं। कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि सर छोटा दिखाई दे रहा है या बोर्ड पे नीचे तक चला जाता है, तो मैं सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपके स्टडी से संबंधित पॉजिटिव जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हम पूरी ही टीम के साथी उस पे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बस आपसे हम इतना ही सहयोग मानते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इंडियन एकेडमी पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जो है हम कोर्स करवाते हैं। अब जब हम ऑनलाइन आपको करवा रहे हैं तो इसको अपने जीवन में सदुपयोग के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। अपने सुझाव हमें देते रहिए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।